नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत के ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और चित्रकला में भी अपन ने विभिन्न चित्र शैलियों की चर्चा कर ली है, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा मेवाड़ स्कूल पढ़ा दिया था। ठीक है, मेवाड़ में अपन ने मेवाड़ शैली की चर्चा की है, नाथद्वारा शैली की चर्चा की है और उसमें मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई है जो कि आजकल पूछी जा रही है चित्रकारों के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपन बात कर सकते हैं जैसे कि कृपाराम, शोबक्स, साबुद्दीन, ये जो किसके चित्रकार है, तो ये अपने चित्रकार है उदयपुर शैली के। इसके अलावा बगता, कमला, बैजनाथ, ये आपके याद रखना है देवगढ़ शैली के। ठीक है, इसके अलावा चतुर्भुज, नारायण, भगवान, घासीराम, तुलसीदास और इलायची और ये जो चित्रकार है ये किसके है, तो याद रखना नाथद्वारा शैली के। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि अपन ने पार्वती जोशी और श्रीलाल जोशी के बारे में चर्चा की थी। कौन सी शैली में, तो वो चर्चा की थी अपन ने शाहपुरा शैली में। ठीक है, और मैंने आपको चावंड शैली के बारे में बताया था। तो चावंड शैली में एक चित्रकार था नसीरुद्दीन, और नसीरुद्दीन ने आपको पता होगा कि सन 1605 में रागमाला पर चित्रण किया था अमर सिंह के काल में। ठीक है, ये तो अपन ने चित्रकारों की बात की है। कल अपन ने जोधपुर शैली की भी बात कर ली थी। ठीक है, और अब अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, तो बीकानेर शैली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बीकानेर शैली। देखिए, बीकानेर शैली एक प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं कि ये जोधपुर शैली की मिलती जुलती पार्ट है, ये जोधपुर शैली के समान है। और जो बीकानेर शैली का जो आरंभ माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है, वो किसके काल में मानी जाती है, तो राय सिंह के काल में इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं सीधा किसके बारे में, तो बीकानेर शैली के बारे में। ठीक है, अगली शैली अपन लेते हैं। देखिए, आज की अपनी जो शैली रहेगी, पहली शैली तो अपन ने पढ़ ली थी जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली, और अब अपन बात करेंगे मारवाड़ स्कूल की जो दूसरी शैली है, उसका नाम है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली, देखिए बीकानेर शैली में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला प्रश्न तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीकानेर शैली की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो याद रखना, बीकानेर शैली की जो शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है, तो याद रखना आपको कब से, राय सिंह के कार्यकाल से। राय सिंह के काल से बीकानेर शैली की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, पहला प्रश्न बन गया है। दूसरा प्रश्न आपका यह बनता है कि किस शासक के कार्यकाल में बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, तो याद रखना महाराजा अनूप सिंह के कार्यकाल में बीकानेर शैली का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल। और इस शैली पर मुगल प्रभाव कब से पड़ा, तो याद रखना एक शासक थे कल्याणमल, इन्होंने मुगलों से संबंध बनाए थे और कल्याणमल के कार्यकाल में इस शैली पर किसका प्रभाव पड़ा, मुगल प्रभाव। अपन शुरू में शैली के, हर शैली के 2-4 पार्ट देख रहे हैं जिसमें मुगल प्रभाव, कंपनी प्रभाव, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो अपन ने सेकंड फैक्ट क्या देखना अपने को, तो सेकंड फैक्ट अपने को ये देखना है इस शैली पर, इस शैली का जो स्वर्णकाल है वो स्वर्णकाल कब से माना जा रहा है, तो इस शैली का जो स्वर्णकाल माना जा रहा है वो माना जा रहा है अनूप सिंह के समय। किसके समय, अनूप सिंह के समय। ये बीकानेर के शासक रहे हैं, अनूप सिंह के समय ये किसका क्या माना जा रहा है, स्वर्णकाल। फिर अपन देखें कि इस शैली का जो मुगल शैली का प्रभाव इस शैली पर कब पड़ा, तो याद रखना इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव कब से पड़ा, तो याद रखना मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था राय सिंह, कल्याणमल के कार्यकाल में। कब से पड़ा था, कल्याणमल के काल में पड़ा था। और याद रखना एक और इसी बीकानेर के एक और शासक हुए हैं सुजान सिंह, और सुजान सिंह के कार्यकाल में बीकानेर शैली में मुगल प्रभाव समाप्त हो गया। याद रखना इस शैली के बारे में कि इस शैली में किसके काल में मुगल जो शैली का जो प्रभाव है वो समाप्त हुआ, तो याद रखना सुजान सिंह के कार्यकाल में। देखिए, अब अपन क्या देखें, मुगल शैली का प्रभाव समाप्त, मुगल शैली का प्रभाव समाप्त, मुगल शैली का जो प्रभाव समाप्त कब से माना जाता है, तो याद रखना सुजान सिंह के समय। सुजान सिंह के समय इस शैली में मुगल शैली का प्रभाव क्या मान लिया गया, समाप्त मान लिया गया। ठीक है, ये शुद्ध रूप से बीकानेर शैली में आ गई, मुगल शैली का प्रभाव इस पर नहीं रहा।
ठीक है। शुरुआत कब से मानी गई? राज सिंह के कार्यकाल में। स्वर्णकाल कब माना गया? अनूप सिंह के कार्यकाल में। मुगल शैली के प्रभाव कब माने गए, शुरुआत हुई प्रभाव की? तो कल्याणमल के काल में। और मुगल शैली का प्रभाव कब समाप्त हुआ? तो सुजान सिंह के काल में इसका प्रभाव समाप्त हुआ। और ये लगभग अपन कह सकते हैं बीकानेर शैली जोधपुर शैली के समान है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कहा जाता है कि ये शैली अपन कह सकते हैं मुगल शैली, जैन शैली और उत्तर शैली, मुगल शैली और जैन शैली और उत्तर शैली, इन तीनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, तो याद रखना इस शैली के बारे में क्या कहा जाता है। यह शैली, देखिए इस शैली के बारे में कहा जाता है, यह शैली मुगल शैली, जैन शैली, अपने बताइए ना गुजराती शैली को अपन जैन शैली कहते हैं, मुगल शैली, जैन शैली प्लस उत्तर शैली का मिश्रित रूप, उत्तर शैली का मिश्रित रूप माना जाता है, उत्तर शैली का मिश्रित रूप माना जाता है। आप सभी को मैंने बताया था कि मेवाड़ शैली और ब्रज शैली का जो मिश्रित रूप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो वो नाथद्वारा शैली मानी जाती है। जबकि मुगल, जैन और उत्तर शैली का जो मिश्रित रूप माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो बीकानेर शैली मानी जाती है। और अब अपन इसके विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि किस रंग का प्रयोग किया गया है, किस वृक्ष का प्रयोग किया गया है और कौन से पशु और पेड़ पौधे अपन की बात करते हैं। देखिए अब इसके अलावा अपन बात करें तो अपने को इसके अलावा क्या बात करनी है कि किस रंग का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न आता है किस रंग का प्रयोग किया गया, तो आपको याद रखना है रंग कौन सा प्रयोग किया गया, तो रंग प्रयोग किया गया पीला, क्योंकि आप सभी को पता है कि मारवाड़ में किस रंग की प्रधानता रही है, तो मारवाड़ में पीले रंग की प्रधानता रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस वृक्ष की प्रधानता रही है, वृक्ष, इसमें किस वृक्ष की प्रधानता रही है, तो याद रखना वृक्ष हो जाएगा कौन सा, तो वृक्ष हो जाएगा आम का, आम का वृक्ष। ठीक है, ये सेम जोधपुर शैली की विशेषता रही है। इसके अलावा जो चित्र हुआ है पशु पक्षी में किसका चित्रण हुआ, तो याद रखना पशु पक्षी में अपन बात करें, पशु पक्षी में तो अपन बात कर सकते हैं हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा, और पक्षियों में अपन घोड़ा कह सकते हैं अपन, हाथी घोड़ा, और पक्षियों में अपन ले सकते हैं चील व कौवा, हाथी घोड़ा और चील और कौवा आदि का चित्रण हुआ है। ठीक है, हाथी घोड़ा और चील और कौवा आदि का चित्रण हुआ। ये कौन सी शैली की बात हो रही है, तो ये बीकानेर शैली की बात हो रही है। इसके अलावा भी याद रखना है इसमें सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ, तो याद रखना सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है, घोड़े का सर्वाधिक चित्रण। तो एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इसमें घोड़े का सर्वाधिक चित्रण, घोड़े का सर्वाधिक चित्रण, घोड़े का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। कौन सी शैली में घोड़े का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, तो बीकानेर शैली में सर्वाधिक चित्रण हुआ। देखिए एक तो शुरुआत कहां से मानी गई, तो शुरुआत राय सिंह के कार्यकाल में मानी गई। इसका स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है, तो अनूप सिंह का काल माना जाता है। मुगल शैली का प्रभाव कब से आया, तो याद रखना कल्याणमल के काल से इसमें मुगल शैली का प्रभाव आया। और मुगल शैली का प्रभाव समाप्त कब हुआ, देखिए ये मुगल प्रभाव, ये कंपनी शैली के प्रभाव, याद रखना एक शैली अपन आगे पढ़ने वाले हैं जैसलमेर शैली, जिसमें किसी भी अन्य शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता, कोई बाहरी शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता। वो कौन सी शैली है, तो आगे आने वाली शैली कौन सी, जैसलमेर शैली। ठीक है, इसके अलावा मुगल शैली का प्रभाव समाप्त हुआ सुजान सिंह के कार्यकाल में। और इसमें जो कौन सी शैली का जो मिश्रित रूप माना जाता है, तो याद रखना ये मुगल शैली, ये जैन शैली और उत्तर शैली, इन तीनों का मिश्रित रूप माना जाता है। रंग कौन सा है, तो पीला, और वृक्ष कौन सा है, तो आम। और पशु पक्षियों में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ, तो हाथी घोड़ा चील कौवा का चित्रण हुआ। ये सारी विशेषताएं अपन, ये तीनों चारों विशेषताएं अपन ने जोधपुर शैली में भी देखी थी। और अब अपन बात करते हैं इस बीकानेर शैली में एक शासक, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है, बीकानेर शैली के समय एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है हरमन गोड्ज। उनका नाम क्या है, हरमन गोड्ज। और बीकानेर शैली की जो लघु चित्रण है, लघु चित्र शैली है, उस पर एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी, हरमन गोड्ज ने। और उस पुस्तक का नाम क्या था, तो आई एंड
एन आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। तो अपन बात कर सकते हैं, देखिए अगला प्रश्न बनता है, बीकानेर शैली की लघु चित्र शैली पर, बीकानेर शैली की लघु चित्र शैली पर बीकानेर शैली की लघु चित्र शैली पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरमन गोटज। हरमन गोटज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, याद रखना, उस पुस्तक का नाम है आई एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। आई एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी, नामक पुस्तक लिखी। और ये किस शैली पर लिखी गई, तो याद रखना बीकानेर की लघु शैली पे ये पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम होगा आई एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो उस लिखने वाले व्यक्ति का नाम है हरमन गोटज। और अब अपन बात करते हैं बीकानेर शैली की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी अपन बात करते हैं। देखिए बीकानेर शैली दो हस्तकलाओं पर टिकी हुई है। अपन ने देखा है उन दोनों हस्तकलाओं के बारे में, एक तो उस्ता कला और एक मथेरण कला। ठीक है, उस्ता कला में मैंने आपको क्या बताया था, ऊंट के बालों पर जो चित्रकारी की जाती है वो उस्ता कला कहलाती है। और मथेरण कला क्या होती है, तो अपन ने देखा था कि जो देवी देवताओं के जो धार्मिक स्थल होते हैं उस धार्मिक स्थलों पर जो चित्रकारी की जाती है, पौराणिक गाथाओं की चित्रकारी की जाती है, वो मथेरण कला कहलाती है। ये दोनों प्रमुख विषय रहे हैं किस कला के या किस शैली के, तो बीकानेर शैली के ये दोनों प्रमुख विषय रहे हैं। और उनके जो कलाकार हैं वो ही इस शैली के चित्रकार भी माने जाएंगे, जैसे हमीदुद्दीन उस्ता, इसके अलावा रुकमुद्दीन, इसके अलावा अपन कह सकते हैं अली रज्जा, ये जो आदि है, मुन्ना लाल, मुकुंद, ये जो आदि है वो चित्रकार है, वो उन शैलियों के, ये इस शैली के चित्रकार भी है और उन कलाओं के कलाकार भी है। तो अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो अपन बात करें इसके मूल विषय के बारे में। इस शैली के मूल विषय, इस शैली के मूल विषय कौन कौन से हैं, तो याद रखना इस शैली के जो मूल विषय हैं, एक तो विषय कौन सा हो गया, उस्ता कला। एक तो विषय कौन सा हो गया, उस्ता कला। और दूसरा जो विषय है वो कौन सा हो गया, मथेरण कला। मथेरण कला, उस्ता कला, और दूसरा विषय हो गया कौन सा, मथेरण कला। अब जो उस्ता कला के जो चित्रकार है या जो कलाकार है, साहिबुद्दीन, रुकमुद्दीन, इसके अलावा अली रज्जा, उनके बारे में अपन देखते हैं। इनके जो कलाकार है, देखिए एक का तो नाम है साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन, हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, रुकमुद्दीन, रुकमुद्दीन उस्ता, अली रज्जा, अली रज्जा। ये जो चित्रकार है ये किस कला के चित्रकार है, तो उस्ता कला के चित्रकार है। और ये किस कला के चित्रकार माने जाएंगे, तो ये अपन कह सकते हैं बीकानेर शैली के भी चित्रकार माने जाएंगे। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं कौन सी कला की, मथेरण कला की बात करते हैं। मथेरण कला में कौन आएगा, तो मुन्ना लाल, इसके अलावा मुकुंद, राम किशन, जय किशन, चंदूलाल। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं अपन। देखिए एक तो है इसके कलाकार मुन्ना लाल, मुन्ना लाल, एक है मुकुंद, एक है राम किशन, एक है जय किशन,
एक है चंदूलाल। ये आदि जो चित्रकार है ये किस शैली के चित्रकार है? तो ये अपन कह सकते हैं मथुरन कला या फिर अपन कह सकते हैं बीकानेर शैली के चित्रकार है। ठीक है, अपन ने किसकी बात की है? तो अपन ने बात की है कौन सी शैली की? तो अपन ने बीकानेर शैली की बात की है, जिसमें अपन ने देखा कि इसके जो प्रमुख विषय है वो उस्ता कला है और दूसरा मथुरन कला है। इसके जो चित्रकार है वो ही चित्रकार किसके माने गए हैं? बीकानेर शैली के चित्रकार माने गए। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं इसमें किन विषयों पर चित्रण किया गया है? तो याद रखना, रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागिनी, कृष्ण लीलाएं, शिकार के दृश्य, इसके अलावा जो ठाट बाट है उनके भी दृश्य, सामंती वैभव के दृश्य, आकाश में सुनहरे छल्लों के दृश्य और फव्वारों के दृश्य आदि इनमें देखे गए हैं। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं इसके प्रमुख चित्र। ठीक है, ये चित्रकार हो गए, ये तो सारे क्या हो गए? चित्रकार विषय, और साथ ही साथ इसके ये सारे के सारे क्या हो गए? चित्रकार। अब इस शैली की जो लास्ट चीज बची है वो क्या बची है? तो वो बची है चित्र। इसके जो प्रमुख चित्र है उन चित्रों के बारे में देखते हैं, और चित्र कौन कौन से हैं? तो पहला तो चित्र आएगा राग रागिनी, राग रागिनी। ठीक है, और राग रागिनी के अलावा अपन ने बात की थी, राग रागिनी के अलावा कृष्ण लीलाएं, शिकार, ठीक है, रसिक प्रिया, कृष्ण लीलाएं, शिकार, रसिक प्रिया। ठीक है, कृष्ण लीलाएं, शिकार, रसिक प्रिया। ठीक है, आकाश के छल्ले, आकाश में छल्ले जो बादल के होता है ना, और फव्वारों के दृश्य, इनका भी चित्रण हुआ है। आकाश के दृश्य, चांदनी रात के दृश्य अपन बात करेंगे उसमें कृष्णगढ़ शैली में, आकाश के दृश्य, फव्वारों के दृश्य, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें बारहमासा, बारहमासा पर भी चित्रण हुआ है। इसके अलावा अपन एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि राग रागिनी, बारहमासा, फव्वारे, और इसके अलावा अपन एक और बात कर लेते हैं, जैसे बारहमासा के अलावा आएगा, उसका नाम है सामंती वैभव, सामंती वैभव। ठीक है, ये आदि जो चित्र है वो किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो वो शैली कौन सी है? बीकानेर शैली। देखिए एक बार उसके वापस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ने बात की है किस शैली की, तो वो शैली का नाम है क्या? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? राय सिंह के काल से। इसके अलावा जो इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है वो अनूप सिंह के काल से। इसके अलावा इस शैली के जो मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा? तो कल्याण मल के कार्यकाल में, और मुगल शैली का प्रभाव हटा कब? तो अपन बात करें सुजान सिंह के कार्यकाल में। ये शैली मुगल शैली, जैन शैली और उत्तर शैली तीनों का मिश्रित रूप है। साथ ही साथ अपन ने देखा इसका जो प्रमुख रंग है वो कौन सा है? पीला है। प्रमुख जो वृक्ष है, किस वृक्ष की प्रधानता रही है? तो आम वृक्ष की प्रधानता रही है। और जो पशु पक्षियों के तौर पर अपन देखें तो हाथी, घोड़ा और चील और कुआ का चित्रण रहा है। उसमें भी सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ? तो घोड़े का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो अपन उस्ता कला और मथुरन कला के जो चित्रकार है वो इसमें आएंगे। जैसे मथुरन कला में अपन ने देखा था मुन्ना लाल, मुकुंद, राम किशन, जय किशन, चंदूलाल, ये आदि चित्रकार किसके थे? मथुरन कला के। इसके अलावा अपन बात करें साहिबुद्दीन, रुकमुद्दीन, अली रज्जा, ठीक है, हिसामुद्दीन, ये जो किसके चित्रकार थे? तो ये चित्रकार थे किसके? ये चित्रकार थे अपन कह सकते हैं कौन सी शैली के? उस्ता कला के, और साथ ही साथ बीकानेर शैली के। इस पर एक पुस्तक की भी लिखी गई है। हरमन गोड्ज ने इसकी लघु चित्र शैली पर पुस्तक लिखी है और उसका नाम है आई एन आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, और इसके विभिन्न चित्र कौन कौन से हैं? तो राग रागिनी, ठीक है, कृष्ण लीलाएं, राग रागिनी, कृष्ण लीलाएं, राग रागिनी, और शिकार के दृश्य, रसिक प्रिया, बारहमासा, ठीक है, और फव्वारों के दृश्य आदि चित्रण हुआ है। ठीक है, तो ये अपन ने किसकी चर्चा की है? तो ये चर्चा की है कौन सी? बीकानेर शैली की चर्चा की है। देखिए, और अब अपन जो चर्चा करेंगे वो जैसलमेर शैली और अजमेर शैली की चर्चा करेंगे। देखिए जैसलमेर शैली और अजमेर शैली दोनों साथ में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दूसरी शैली होगी, अब तीसरी शैली आएगी, वो है जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली। और इस शैली को अपन याद रखना, इस शैली को अपन मांड शैली भी कहते हैं। कौन सी शैली? मांड, मांड शैली,
मांड शैली भी कहते हैं। आप सभी को पता है लंगा गायकी और मांड गायकी का जो संबंध है वो गायकी का संबंध कौन से जिले से है, तो याद रखना जैसलमेर से है। वो संबंध किससे है, जैसलमेर से, और इसी कारण यह शैली क्या कहलाई, मांड शैली कहलाई। ठीक है, और अब अपन जो बात करते हैं इस शैली की जो क्या प्रधान चीज रही है, इस शैली के जो संरक्षक माने जाते हैं, इस शैली को किसने संरक्षण दिया, तो याद रखना एक तो है अखिराज, एक है हर्राज और एक है मूलराज। ये तीनों शासक ऐसे हैं जिन्होंने जैसलमेर शैली को क्या दिया है, संरक्षण दिया है। और इस शैली का जो मूल चित्रण हुआ है वो प्रेम प्रसंग पर रहा है। और वो कौन सा प्रेम प्रसंग है, तो आप सभी को पता है मूमल और महेंद्र की कहानी। आपको पता है महेंद्र पाकिस्तान का एक शासक था और राजकुमार था, अपन कह सकते हैं। मूमल जो अपन कह सकते हैं कहा कि लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। इन दोनों के प्रेम प्रसंग पर जो चित्रण हुआ है वो कौन सी शैली में हुआ, तो याद रखना जैसलमेर शैली में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखिए इसके एक बार चित्रकार की या मूमल की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये किसका है, तो याद रखना ये मूमल और महेंद्र का चित्र है। ठीक है, ये चित्र आपने देखा होगा, ये किसका है, मूमल और महेंद्र का। इस चित्र शैली की जो प्रमुख विशेषता रही है उसमें पहली विशेषता अपन क्या लिख सकते हैं, पहली विशेषता तो ये लिखेंगे, इस चित्र शैली को संरक्षण किसने दिया, संरक्षण, तो संरक्षण दिया है अखिराज, दूसरा अपन कह सकते हैं हर्राज और मूलराज। तीन व्यक्ति हैं, हर्राज, तीन शासक हुए हैं, हर्राज प्लस अखिराज प्लस मूलराज। इन तीनों शासकों ने किसको शरण दी या किस शैली को संरक्षण दिया, तो जैसलमेर शैली को संरक्षण दिया, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है, तो इस शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा चित्र है, तो याद रखना मूमल और महेंद्र का चित्र, मूमल महेंद्र का चित्र। महेंद्र पाकिस्तान का राजकुमार है और मूमल लोद्रुआ जैसलमेर की राजकुमारी है। ठीक है, इस कहानी पर चित्रण हुआ है कौन सी शैली में, तो वो शैली कौन सी है, जैसलमेर शैली। ठीक है, अब इसके अलावा इस शैली में और क्या विशेष मिलता है, तो इस शैली में जो विशेष मिलता है वो ये मिलता है कि ये एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, एकमात्र ऐसी शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, और वो शैली कौन सी है, तो जैसलमेर शैली है। इसकी चर्चा भी मैंने की ही थी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं एकमात्र शैली, देखिए एकमात्र शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, वो शैली कौन सी हो गई, तो वो शैली हो गई कौन सी, जैसलमेर शैली। ठीक है, और इसके अलावा याद रखना जैसलमेर शैली के भित्ति चित्र भी प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्र में आपको याद रखना है जैसलमेर में दो हवेलियां प्रसिद्ध है, एक तो पटवो की हवेली और एक सालिम सिंह मेहता की हवेली। ठीक है, तो जैसलमेर शैली के जो भित्ति चित्र है वो भित्ति चित्र आपको कहाँ मिलेंगे, तो इस शैली के भित्ति चित्र मिलेंगे आपको दो हवेलियों में। भित्ति चित्र कहाँ मिलेंगे, तो भित्ति चित्र दो हवेलियों में मिलेंगे। पहली हवेली का नाम है पटवो की हवेली, पटवो की हवेली, और जो दूसरी हवेली है उसका नाम है सालिम सिंह मेहता की हवेली, सालिम सिंह मेहता की हवेली, सालिम सिंह मेहता की हवेली। ठीक है, इन दोनों हवेलियों के बारे में याद रखना है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर शैली के भित्ति चित्रण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और अब अपन जो बात कर रहे हैं वो कौन सी शैली की बात कर रहे हैं, अजमेर शैली की। ठीक है, अजमेर शैली में पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें एक महिला चित्रकार रही है और उस महिला चित्र का नाम क्या है, तो याद रखना साहिबा। ठीक है, अपने नादरा शैली में भी अपन ने इलायची और इनकी बात की थी, और इस शैली में भी अपन ने महिला चित्रकार की बात की है। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख रंग है वो कौन है, तो इसमें प्रमुख रंग है उसके बारे में आपको याद रखना है, कौन है, बैंगनी है। प्रमुख रंग कौन सा है, तो याद रखना बैंगनी है। ठीक है, अब देखो
देखिए अब अपन बात करें कौन सी शैली की, तो अपन बात कर रहे हैं जैसलमेर शैली की। चौथी शैली होगी, चेंज कर दूं, चौथी कौन सी शैली होगी? अजमेर शैली। अजमेर शैली। अजमेर शैली में पहली बात आपको क्या याद रखनी है? देखिए पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रमुख रंग है वो रंग कौन सा हो गया? तो प्रमुख रंग हो गया बैंगनी। कौन सा रंग हो गया? प्रमुख रंग बैंगनी। दूसरी बात, एक तो बात हो गई बैंगनी रंग, दूसरी बात इसमें जो चित्रकार है उन चित्रकारों में से महिला कौन है? तो याद रखना चित्रकार में महिला चित्रकार कौन है? तो उसका नाम है साहिबा। साहिबा स्त्री, ठीक है। और इसके अलावा जो पुरुष चित्रकार है उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं लालचंद, लालचंद और राम सिंह भाटी, ठीक है। ये जो चित्रकार है ये किस शैली के चित्रकार है? तो अपन बात कर सकते हैं अजमेर शैली के चित्रकार, ठीक है। नारायण भाटी भी लिख लो भले, नारायण भाटी, नारायण भाटी, ठीक है। किस शैली के चित्रकार है? ये शैली कौन सी हो गई? ये शैली हो गई अजमेर शैली, ठीक है। और अब अपन जो बात करेंगे वो किस शैली की बात करेंगे? नागौर शैली की। देखिए नागौर शैली में भी आपको ये याद रखना है, मैंने आपको जब बताया था तो मैंने आपको पहली बात ये बताई थी कि ऐसी शैली जिसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है वो शैली कौन सी हो गई? तो वो शैली हो गई नागौर की शैली, ठीक है। बाकी मैंने मेवाड़ मारपुर इनका अलग से बताया था, लेकिन बुझे हुए रंगों के बारे में बताया था वो कौन सी शैली हो गई? तो याद रखना नागौर शैली हो गई, ठीक है। अपन भक्त सिंह के कार्यकाल में और अभय सिंह के कार्यकाल में और अमर सिंह का काल, इन तीनों का जो काल है, इन तीनों के काल में नागौर शैली का क्या हुआ है? विकास हुआ है, ठीक है। और अब अपन बात कर लेते हैं एक और छोटी सी शैली, और उस शैली का नाम है नागौर शैली। पांचवी शैली है, अपन बात कर सकते हैं कौन सी शैली? नागौर शैली, नागौर शैली, ठीक है। नागौर शैली में क्या याद रखना है? तो पहली बात याद रखनी है इसको संरक्षण किस किस लोगों ने दिया? तो याद रखना संरक्षण किन किन ने दिया? तो एक तो है अमर सिंह, जिसमें अपन ने पढ़ा ना ऊपर भी हरराज और इनके बारे में। देखिए इनके बारे में अपन देखा था जैसलमेर शैली में हरराज, अखेराज और मूलराज। उसी प्रकार तीन व्यक्ति इसमें भी है जिन्होंने संरक्षण दिया है, अमर सिंह, अभय सिंह, ठीक है। अमर सिंह, अभय सिंह तथा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बख्त सिंह। क्या नाम था? बख्त सिंह, ठीक है। अमर सिंह, अभय सिंह और बख्त सिंह, बख्त सिंह, इन तीनों ने कौन सी शैली को संरक्षण दिया, या इन तीनों के कार्यकाल में नागौर शैली का विकास हुआ है, ठीक है। पहली बात तो। दूसरी बात अपन ने देखा कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ? तो रंग अपन कह सकते हैं बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए, इस शैली की विशेषता है बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग इस शैली की क्या है? विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा अपन नागौर शैली में एक बात और कह सकते हैं कि इस शैली की एक विशेषता है कि पारदर्शी वेशभूषा का प्रयोग किया गया, ठीक है। जो वेशभूषा थी वो पारदर्शी वेशभूषा थी। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं नारियों को तैराकी करते हुए दिखाया गया और वृद्धावस्था के भी चित्रण थे, ठीक है। तो तीन चीजों के बारे में अपन देख सकते हैं इसके अलावा कि एक तो अपन कह सकते हैं पारदर्शी वेशभूषा, पारदर्शी वेशभूषा, पहली बात। दूसरी बात अपन कह सकते हैं कि नारियों को या स्त्रियों को तैराकी करते दिखाया गया, तैराकी करते दिखाया। और इसके अलावा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के चित्र, वृद्धावस्था के चित्र भी कहां छपे?
या कहाँ चित्रित हुए, तो वो शैली कौन सी हो गई, नागौर शैली। देखिए अब अपन ने छोटी छोटी 3 शैलियों की चर्चा कर ली है, एक बार वापस देख लेते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं जैसलमेर शैली, जिसमें जो मूल चित्र छपा है या मूल चित्र चित्रित हुआ है वो मूमल और महेंद्र की जो प्रेम कहानी है उस पर चित्रण हुआ है। ठीक है, इसके संरक्षण कौन है, तो हर्राय, अखेराज और मूलराज। ठीक है, एकमात्र शैली ऐसी है जैसलमेर शैली है जिस पर मुगल प्रभाव या बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं इसके जो भित्ति चित्रण है वो किस पर, कौन कौन सी हवेली प्रसिद्ध है भित्ति चित्रणों के लिए, तो पटुओं की हवेली और सालिम सिंह मेहता की हवेली प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर अपन ने अजमेर शैली की चर्चा की, तो इसका जो प्रमुख रंग है वो कौन सा हो गया, बैंगनी रंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा चित्रकार में अपन ने देखा कि एक तो लालचंद है, एक राम सिंह भाटी है और एक नारायण भाटी है। इसमें महिला चित्रकार है, महिला चित्रकार की बात करें तो कौन है, तो साहिबा है, जबकि नाथद्वारा शैली में भी कमला और इलायची नामक की महिला चित्रकार की अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा शाहपुरा शैली में भी मैंने आपको बताया था पार्वती जोशी, जो कि श्रीलाल जोशी की पत्नी थी, वो भी शाहपुरा शैली में फट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी एक महिला चित्रकार होगी। इसके अलावा अपन बात करें नागौर शैली की बात करें तो अमर सिंह का काल, तख्त सिंह का काल और अभय सिंह का जो काल है, इन तीनों के काल में इस शैली का विकास हुआ है। इस शैली के बारे में प्रमुख विशेषता है ये है कि इसमें बुझे हुए रंगों का, फीके रंगों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा पारदर्शी वेशभूषा, तैरती हुई नारियों के चित्र और वृद्धावस्था के चित्र भी चित्रित हुए हैं। और अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण शैली और इस जो मारवाड़ स्कूल की जो अंतिम शैली बची है उसकी चर्चा करेंगे, और वो शैली कौन सी है, किशनगढ़ शैली। देखिए अब कौन सी शैली की चर्चा करेंगे, तो देखना किशनगढ़ शैली। देखिए किशनगढ़ शैली, जैसे ही मैंने किशनगढ़ शैली का नाम लिया आप सभी को बनी ठनी का नाम याद आ गया होगा। ठीक है, बनी ठनी के बारे में, किशनगढ़ शैली मूलतः बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि किशनगढ़ की स्थापना कब हुई, तो याद रखना मारवाड़ में जोधपुर में एक वंश शासन करता था, उस वंश का नाम है राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश में एक शासक हुए हैं, उनका नाम है उदय सिंह, और उदय सिंह का 8वां जो पुत्र था उसका नाम था किशन सिंह। और किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ की क्या की है, स्थापना की है। तो किशनगढ़ के बारे में, किशनगढ़ की स्थापना के बारे में अपन बात कर सकते हैं। जोधपुर के उदय सिंह राठौड़ के 8वें पुत्र किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की। ठीक है, ये तो हो गया इतिहास किसका, किशनगढ़ का। अब अपन बात करते हैं किशनगढ़ शैली की बात करते हैं। देखिए किशनगढ़ शैली में आपको याद रखना है, किशनगढ़ शैली का आरंभ के बारे में नहीं बताया जाता है, इसमें सीधा आपको याद रखना है स्वर्णकाल के बारे में। एक व्यक्ति हुए हैं किशनगढ़ के, एक शासक हुए हैं जिनका नाम है सावंत सिंह, और सावंत सिंह विभिन्न प्रकार की रचनाएं रचते थे, नागरी दास के नाम पर विभिन्न प्रकार की कविताएं करते थे। और उन्हीं सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। और याद रखना सावंत सिंह ने ऐसी लगभग 75 कविताएं लिखी है। कितनी कविताएं लिखी है, 75 ग्रंथों की रचना की है अपन कह सकते हैं। और उन ग्रंथों का जो संकलन है वो क्या कहलाया, तो वो ग्रंथों का संकलन कहलाया नागर समुच्चय कहलाया। क्या कहलाया, नागर समुच्चय। अब देखना जरा, अपन बात कर रहे हैं किशनगढ़ शैली की, और किशनगढ़ शैली में अपने को बात करनी है किसकी, किशनगढ़ शैली में इसके स्वर्णकाल की बात करनी है। देखिए किशनगढ़ शैली में अपन बात कर रहे हैं स्वर्णकाल की। स्वर्णकाल, देखिए स्वर्णकाल में मैंने आपको बताया है सावंत सिंह का जो काल है, वो सावंत सिंह का जो काल है वो क्या कहलाता है, सावंत सिंह का काल स्वर्णकाल कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, सावंत सिंह किस नाम से कविताएं करते थे, तो याद रखना सावंत सिंह नागरीदास नाम से कविताएं करते थे। नाम से क्या करते थे, कविताएं लिखते थे।
और इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की? तो याद रखना, इन्होंने 75 ग्रंथों की रचना की। 75 ग्रंथों की क्या की? रचना। और 75 ग्रंथों का ये जो संकलन है, ये संकलन क्या कहलाया? 75 ग्रंथों का जो संकलन है, ये संकलन कहलाया नागर समुच्चय। क्या कहलाया? ये कहलाया नागर समुच्चय। नागर समुच्चय, ठीक है। ये क्या कहलाया? नागर समुच्चय, ठीक है। स्वर्णकाल कौन सा? सावन सिंह का काल। सावन सिंह किस नाम से कविताएं करते थे? नागरी दास के नाम से कविताएं करते थे। और इनका जो कितने ग्रंथों की रचना की? तो इन्होंने लगभग 75 ग्रंथों की रचना की है नागरी दास के नाम से। और इनका जो संकलन है वो नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। और अब इसमें विशेष ध्यान रखना है, किशनगढ़ शैली में जो अपन वृक्ष की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, नादवारा शैली और किशनगढ़ शैली दोनों में केले नामक वृक्ष की प्रधानता रही है। केले की प्रधानता कहां रही है? नादवारा और किशनगढ़ शैली में। दूसरी बात है, इसमें रंगों का, कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना, बनी ठिनी और विभिन्न चित्रों में श्वेत रंग और गुलाबी रंग का अधिकांशतः प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा पशु पक्षी की बात करें तो मोर और भ्रमर, या जो भौरा होता है भौरा, उस मोर और भ्रमर का आदि का प्रयोग हुआ है पशु पक्षी के रूप में। किस शैली में? तो अपन कह सकते हैं किशनगढ़ शैली में। अब अपन देखते हैं, देखिए किशनगढ़ शैली में और क्या याद रखना है। देखिए पहले तो बात करते हैं किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो रंग में अपन बात कर सकते हैं श्वेत यानी कि सफेद व गुलाबी। श्वेत व गुलाबी का प्रयोग हुआ, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न होता है कि किस वृक्ष की प्रधानता रही है? किस वृक्ष की प्रधानता रही है? तो अपन कह सकते हैं वृक्ष कौन सा हो गया? तो वो वृक्ष हो गया केला। नादवारा शैली और दोनों शैली में केला वृक्ष की प्रधानता। मेवाड़ में कदम की प्रधानता, मारवाड़ में आम की प्रधानता, ठीक है, ये अपन ने देखा था। अब इसके अलावा पशु पक्षी के तौर पर किसका चित्रण हुआ है? तो याद रखना, भ्रमर यानी कि भौरा व मोर का चित्रण हुआ है। भ्रमर और मोर का चित्रण हुआ कौन सी शैली में? किशनगढ़ शैली में, ठीक है। और अब अपन बात कर सकते हैं इसके प्रमुख चित्रकार बात करने से पहले आपको याद रखना है, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो एरिक डिक्सन और इसके अलावा अपन कह सकते हैं फैयाज अली, ये दोनों व्यक्तियों ने प्रयास किया इस शैली को प्रकाश में लाने का, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं इस शैली पर किसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो कांगड़ा शैली और ब्रज शैली का प्रभाव दिखाई देता है। याद रखना, अपन ने अभी पढ़ा है कौन सी शैली के बारे में? अपन ने अभी जैन शैली और मुगल शैली और उत्तर शैली का जो प्रभाव दिखाई दिया वो बीकानेर शैली में। इसके अलावा मेवाड़ शैली और ब्रज शैली का प्रभाव दिखाई दिया नादवारा शैली में। और इसके अलावा जो कांगड़ा शैली और ब्रज शैली का जो प्रभाव पड़ेगा वो कौन सी शैली में? तो अपन बात कर रहे हैं कौन सी? किशनगढ़ शैली में। देखिए अब अपन देखते हैं, देखिए अब अपन देखते हैं इस शैली के बारे में। तो अपन कह सकते हैं कांगड़ा शैली व ब्रज शैली का प्रभाव, ब्रज शैली का प्रभाव, कांगड़ा शैली और ब्रज शैली का प्रभाव। कांगड़ा शैली और ब्रज शैली का जो प्रभाव दिखाई दिया है वो कौन सी शैली में? किशनगढ़ शैली में दिखाई दिया है, ठीक है। और अपन बात करें इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो एक व्यक्ति तो है जिनका नाम है एरिक डिक्सन और एक का नाम है फैयाज अली। एरिक डिक्सन्स व फैयाज अली, इन दोनों को
इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अपन जो चित्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि एक बनी ठनी का चित्र बना था और वो बनाया किसने था, तो निहाल चंद ने बनाया था। तो पहले विभिन्न प्रकार के चित्र और चित्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन आखिरी में बनी ठनी के बारे में चित्र की बात करेंगे। अपन पहले तो अपन बात कर लेते हैं चित्रकार के बारे में। चित्रकार कौन कौन से है, तो याद रखना, निहाल चंद, अमरचंद, धन्ना, नानक राम, सीताराम। ठीक है, इनके बारे में अपन देखते हैं। चित्रकार देखिए, सबसे पहले तो निहाल चंद, अमरचंद, धन्ना। ठीक है, निहाल चंद हो गया, अमरचंद हो गया, धन्ना हो गया, अमरू हो गया, तुलसीराम हो गया। ठीक है, अमरू, तुलसीराम। ठीक है, इसके अलावा मोरध्वज। ठीक है, इसके अलावा मोरध्वज, मोरध्वज के अलावा अपन बात कर सकते हैं और कौन सा है, तो सूरध्वज, भंवरदास। ठीक है, मोरध्वज, सूरध्वज। ठीक है, भंवरदास, भंवरदास। ये आदि जो चित्रकार है वो किस शैली के चित्रकार है, तो अपन कह सकते हैं कौन सी शैली, तो अपन कह सकते हैं वो शैली का नाम क्या है, तो उस शैली का नाम है किशनगढ़ शैली। अब अपन बात करते हैं इसके विभिन्न चित्रों की। तो चित्रों में कौन कौन सा आएगा, तो चित्रों में सबसे जो पहला चित्र आएगा, चित्रों में सबसे पहला चित्र तो आएगा बनी ठनी का, लेकिन बनी ठनी की अपन अलग से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताई थी, चांदनी रात की संगोष्ठी। ये किसका चित्र है, तो ये चित्र है कौन सी शैली का, तो किशनगढ़ शैली का चित्र है। कौन सी शैली का चित्र है, किशनगढ़ शैली का। ठीक है, दीपावली। ठीक है, गोवर्धन धारण पर्वत पर बारे में, नावे, झीलों के बारे में, सांझी के बारे में, नारी सौंदर्य के बारे में इसमें चित्रण हुआ है। तो अपन बात कर सकते हैं, पहला तो चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी। संगोष्ठी का मतलब होता है सम्मेलन। चांदनी रात में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, दीपावली पर चित्रण, गोवर्धन धारण पर चित्रण, सांझी लीलाएं, सांझी लीलाएं। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं, सांझी लीलाएं होगी, गोवर्धन पर चित्रण हो गया। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं नारी सौंदर्य के, नारी सौंदर्य का भी इस पर चित्रण हुआ है। नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य। ठीक है, इसके अलावा नावे और झील के बारे में, नावे व झील। ठीक है, इसका भी चित्रण हुआ है कौन सी शैली में, बीकानेर या सॉरी अपन बात कर सकते हैं किशनगढ़ शैली में। और अब इस शैली का जो लास्ट चित्र है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, और उस चित्र का नाम क्या है, तो उस चित्र का नाम है बनी ठनी। चित्र का नाम क्या है, तो याद रखना, बनी ठनी। चित्र का नाम क्या है, बनी ठनी। देखिए, अब इस चित्र की बात करते हैं, इसके बारे में क्या याद रखना। देखिए, नागरीदास यानी कि सावंत सिंह, सावंत सिंह की एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका का नाम क्या था, विष्णुप्रिया था। और सावंत सिंह ने विष्णुप्रिया पर बहुत सारे चित्र चित्रित करवाए, और चित्रकार कौन था, तो निहाल चंद था। और विष्णुप्रिया पर जो चित्रण करवाए और श्रृंगार सहित चित्रण करवाए, और वो चित्र क्या कहलाए, तो वो चित्र कहलाए बनी ठनी कहलाए। वो चित्र क्या कहलाया, बनी ठनी का। तो पहली बात करें कि बनी ठनी कौन है, तो बनी ठनी कौन है, तो आपको याद रखना है बनी ठनी कौन है, तो इसमें कह सकते हैं नागरीदास की प्रेमिका या सावंत सिंह की प्रेमिका, सावंत सिंह की प्रेमिका। पहली बात, इसका मूल नाम क्या है, तो दूसरी बात अपन कह सकते हैं मूल नाम है विष्णुप्रिया। मूल नाम क्या है, तो मूल नाम है विष्णुप्रिया। दो बातें हो गई, विष्णुप्रिया। ठीक है, मूल नाम विष्णुप्रिया हो गया। ठीक है, और ये मूल कौन है, तो याद रखना सावंत सिंह
की प्रेमिका है। इसके जो चित्रकार है वो चित्रकार कौन है, तो निहाल चंद है। चित्रकार कौन है, निहाल चंद है। और निहाल चंद ने राधा के रूप में इसे चित्रित किया था। ठीक है, तो चित्रकार कौन हो गया, तो चित्रकार हो गया, चित्रकार कौन हो गया, तो निहाल चंद। निहाल चंद, और निहाल चंद ने किस रूप में किया, राधा के रूप में चित्रित किया, राधा के रूप में। ठीक है, और इस पर भारत सरकार ने क्या जारी कर रखा है, डाक टिकट जारी कर रखा है। 5 मई 1973 को जारी किया है और 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया है। कितने पैसे का, 20 पैसे का। तो अपन बात कर सकते हैं भारत सरकार द्वारा डाक टिकट, भारत सरकार ने क्या जारी किया है, तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है, डाक टिकट। और कितने रुपए का डाक टिकट है, तो याद रखना 20 पैसे का डाक टिकट है। और कब जारी किया, तो अपन याद रखना आपको 5 मई सन 1973, 5 मई सन 1973 को 20 रुपए का या 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। इसके अलावा इस शैली में या इस बनी ठनी में जो चित्र है, उस बनी ठनी चित्र में जो नाक का जो आभूषण है, वो नाक का आभूषण क्या कहलाता है, तो नाक का आभूषण कहलाता है बेसरी। देखिए अपन बात कर ही लेते हैं बनी ठनी की। देखिए ये देखिए, ये चित्र किसका है, तो याद रखना ये चित्र किसका है, बड़ी ठनी का। और ये जो नाक का आभूषण है, ये जो नाक का आभूषण है, ये नाक का आभूषण क्या कहलाएगा, तो ये नाक का आभूषण कहलाएगा बेसरी। ठीक है, नाक का आभूषण क्या कहलाएगा, बेसरी कहलाएगा। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि नारी सौंदर्य के बारे में, ठीक है, नारी सौंदर्य के बारे में पूछा जाए कि तीखी नाक, खंजर समान आंखें, और ये किसके विशेषताएं हैं, तो याद रखना बनी ठनी की विशेषताएं। ठीक है, इसके अलावा अपन याद रखना है, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो आभूषण है, वो नाक का आभूषण वो क्या कहला रहा है, तो बेसरी कहला रहा है। और इसका एक उपनाम भी है, ये भारत की, ये क्या कहलाती है, भारत की मोनालिसा कहलाती है। भारत की मोनालिसा कहा किसने, तो याद रखना एरिक डिक्सन ने कहा। और मोनालिसा है क्या, ये चित्र कहां का है, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसका उपनाम क्या है, तो अपन बात कर लेते हैं उपनाम। बनी ठनी का उपनाम है भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, पहली बात। दूसरी बात, मोनालिसा कहा किसने, तो वो व्यक्ति थे एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन द्वारा कहा गया, द्वारा कहा गया। और मोनालिसा कहां का चित्र है, तो याद रखना मोनालिसा एक औरत का चित्र है। और ये कहां का है, तो याद रखना इटली का चित्र है। कहां का चित्र है, इटली का चित्र है। और याद रखना लियोनार्दो विची, लियोनार्दो विची नामक एक चित्रकार थे, इसने इस इटली के चित्र को चित्रित किया था, लियोनार्दो विची नामक चित्रकार ने। ठीक है, इस मोनालिसा के चित्र को चित्रित किया था। वो जो मूल चित्र है वो कहां का है, इटली का है। और ये जो अपना जो चित्र है, ये क्या कहला रहा है, ये भारत की मोनालिसा कहला रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्तमान में जो बनी ठनी का जो मूल चित्र है, ये 2 जगह पर है। इसकी जो 2 प्रतियां है, एक तो किशनगढ़ के संग्रहालय में संग्रहित है, और एक याद रखना अल्बर्ट हॉल, आपको लोगों को याद रखना है कहां पर, पेरिस में, वहां पर भी इसका चित्रण है। देखिए, तो अपन बात कर सकते हैं वर्तमान में ये कहां पर है, तो वर्तमान में एक तो ये किशनगढ़ के संग्रहालय में, किशनगढ़ के संग्रहालय में है। और दूसरी जो अपन चर्चा कर रहे हैं, दूसरा कहां पर है, तो याद रखना अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल। और ये अल्बर्ट हॉल कहां पर है, तो याद रखना ये अल्बर्ट हॉल है पेरिस में। कहां पर है, पेरिस में। याद रखना एक अल्बर्ट हॉल जयपुर में भी है, जहां पर हाल ही में 2019 में अपन कह सकते हैं किसका क्या 2018 में अपन कह सकते हैं अशोक गहलोत और आदि मंत्रियों ने जो क्या लिया है, शपथ ली है वहां पर। ठीक है, एक अल्बर्ट हॉल कहां पर है, जयपुर में भी है। और ये अल्बर्ट हॉल कहां पर है, तो ये अल्बर्ट हॉल है कहां पर है, पेरिस में है। ठीक है, अपन वापस एक बार बनी ठनी के और जो किशनगढ़ चित्रशैली है इसका पूरा चित्रण कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने क्या जाना
किशनगढ़ शैली के बारे में सबसे पहले तो आपने को याद रखना है कि जोधपुर के जो शासक रहे हैं उदय सिंह राठौड़, इस उदय सिंह राठौड़ के जो 8वें पुत्र में किशन सिंह, और इन किशन सिंह ने सन 1609 में किसकी स्थापना की, तो किशनगढ़ की स्थापना की है। और इसका जो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो किसका काल माना जाता है, सावन सिंह का काल। किसका काल माना जाता है, सावन सिंह का काल। और सावन सिंह किस नाम से कविताएं करते थे, तो नागरी दास के नाम से। और इन्होंने टोटल कितने ग्रंथों की रचना की, तो लगभग 75 ग्रंथों की रचना की। और इन 75 ग्रंथों का जो संकलन है वो क्या कहलाया, नागर समुच्चय कहलाया। ठीक है। और किशनगढ़ शैली का जो मुख्य रंग है वो कौन कौन से है, श्वेत और गुलाबी रंग है। और इसके अलावा वृक्ष कौन से, किस वृक्ष की प्रधानता रही है, तो केले की। पशु पक्षियों में बात करें तो भ्रमर और मोर की प्रधानता रही है। और ऐसी शैली जिसमें कांगड़ा और ब्रज शैली का प्रभाव दिखाई देता है तो वो किशनगढ़ शैली, और जिसमें मेवाड़ और ब्रज शैली का प्रभाव दिखाई देता है तो वो नाथद्वारा शैली। ठीक है। कमला और इलायची कहाँ की चित्रकार है, तो मैंने नाथद्वारा शैली की बताई। और साहिबा कहाँ की है, तो याद रखना अजमेर चित्र शैली की। इसके अलावा अपन बात करें कि इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो व्यक्ति कौन है, एरिक डिक्सन और फैयाज अली। एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने सन 1940 और 41 में ये प्रयास किए थे, तभी से ये शैली प्रकाश में आई। ठीक है। इसके अलावा जो चित्रकार है वो कौन कौन है, तो याद रखना निहाल चंद, अमरचंद, धन्ना, अमरू, तुलसीराम, मोरध्वज, सूरध्वज, भंवरदास, ये सारे चित्रकार किस शैली के हैं, तो याद रखना ये शैली कौन सी हो गई, तो ये शैली हो गई किशनगढ़ शैली। फिर इसके अलावा अपन ने देखा चित्र कौन कौन से है, तो जो मूल चित्र है वो तो बनी ठिणीकर। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चित्र है वो कौन सा है, तो चांदनी रात की संगोष्ठी। याद रखना इंपॉर्टेंट चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठी। इसके अलावा दीपावली, गोवर्धन धारण, सांझी लीलाएं। और जब भी आपसे पूछा जाए कि नारी सौंदर्य पर कहां चित्रण हुआ, तो नारी सौंदर्य पर चित्रण कहां हुआ, किशनगढ़ शैली में। फिर बात करें अपन बड़ी ठणी किसकी प्रेमिका थी, तो ये सावन सिंह की प्रेमिका थी। और इसका जो मूल नाम है वो क्या था, विष्णुप्रिया था। ये किसकी चित्र के, विष्णुप्रिया की या बनी ठनी के जो चित्रकार है कौन है, तो याद रखना चित्रकार है जिनका नाम है अमर सिंह। और इन्होंने किस रूप में चित्रित किया है बनी ठनी को, तो राधा के रूप में चित्रित किया। भारत सरकार ने भी 5 मई सन 1973 को इस पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया, तो 20 रुपए का डाक टिकट जारी किया। और इस बनी ठनी को क्या कहा जाता है, तो याद रखना भारत की मोनालिसा कहते हैं। मोनालिसा एक इटली का मूल चित्र है ये मोनालिसा। और उसका जो चित्रण किया है वो किसने किया, तो याद रखना लियोनार्दो दा विंची ने किया है। और अपना जो भारत का मोनालिसा ये नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया है किसने, एरिक डिक्सन ने दिया है। और वर्तमान में बनी ठनी के जो 2 मूल चित्र है, एक तो किशनगढ़ संग्रहालय में चित्रित रखा हुआ है और दूसरा अल्बर्ट हॉल कहां पर है, पेरिस में। तो दोस्तों आज अपन ने मारवाड़ शैली या अपन कह सकते हैं मारवाड़ स्कूल के बारे में पूरा चित्रण कर दिया है, या अपन ने पूरा पढ़ लिया है। और अब अपन जो चर्चा करेंगे वो किसकी चर्चा करेंगे, वो शैली होगी कौन सी या स्कूल होगा कौन सा, तो ढूंढाड़ स्कूल होगा। और उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।